नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस फर्स्ट पेपर के बारे में उसमें हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनी बेसेंट कि एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा क्या है हमारी। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही लाभपूर्ण फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा क्या है। तो जैसा कि देखिए एनी बेसेंट के अनुसार एनी बेसेंट का कहना जो था कि बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को विद्यालय में जो भी शिक्षा देनी चाहिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रटवा देना चाहिए। बच्चों को विद्यालय में कुछ रटवा कर परीक्षा में उत्तीर्ण कराना भर ही शिक्षा नहीं है। कहने का मतलब समझिए क्या है कि इस शब्दों को कि एनी बेसेंट के अनुसार एनी बेसेंट का कहना था कि जो भी विद्यालयी शिक्षा या जो भी बच्चों को हम कुछ भी सिखा रहे हैं, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ परीक्षा में हमको रटवा करके किताब से उसको पढ़ा करके सिर्फ उसको पास करा दें। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा तो उनके शारीरिक, बच्चों के शिक्षा के द्वारा ही उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सब क्या हो, भावात्मक, आध्यात्मिक, इनका विकास हो सके बच्चे का। ये शिक्षा को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को रूप में स्वीकार करती है। ये जो शिक्षा हमारी है एनी बेसेंट के अनुसार, ये विकास की ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार करती है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं, जन्मजात शक्तियों का विकास किया जा सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। देखिए क्या लिखा गया है कि शिक्षा द्वारा बालक में अंतर्निहित उन समस्त शक्तियों का विकास करना। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा बालक में अंतर्निहित, क्योंकि उनके अंतर्निहित का मतलब ये हो गया कि उनके बौद्धिक क्षमता का विकास करना, उनके शक्ति का क्षमता का विकास करना, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। तो अंतर्निहित उनके अंदर की जो निहित शक्तियां हैं उनका विकास करना, उन समस्त शक्तियों का विकास करना ही जिन्हें वह अपने साथ लेकर संसार में आता है। देखिए एनी बेसेंट का कहना यह है कि जो बालक होता है वो यहाँ आकर के कुछ नहीं सीखता है, वो अपने साथ जन्म से ही जब वो आता है तो वो शिक्षा को कुछ ना कुछ लेकर के आता है। वो अपने अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान उसको होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि साथ लेकर संसार में आता है वह अपने। आगे देखिए क्या है कि एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा, एनी बेसेंट का कहना क्या था कि बालक एक, जो बालक है, बालक एक दैवी प्राणी है, देवता के समान है। क्या है? दैवी प्राणी, देवता के समान है। वह अनेक जन्मों के संस्कार अपने साथ लेकर आता है। जो अपने वो जब जन्म लेता है उसी समय वो उनका जो भी संस्कार उस बालक होता है वो बालक अपना संस्कार लेकर के आता है। एनी बेसेंट का कहना यही था कि वो अपना संस्कार क्या करता है, अपने साथ ही लेकर के आता है। इसीलिए उसे यह अवसर प्राप्त होना चाहिए जिससे वह अपनी अंतर्निहित क्षमताओं एवं योग्यताओं को विकास कर सके। किसका विकास कर सके? तो अंतर्निहित क्षमताओं का, अंदर की जो उसकी क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, विवेक हो, तर्क कर सके, ये सब शक्तियों का वो क्या करता है, वो लेकर के आता है, अपनी एवं क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास कर सके। सॉरी, आगे देखिए क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान छात्र में भरना अज्ञानता है। कहने का क्या मतलब है कि पुस्तक को रटवा देना, पुस्तक के द्वारा ही उस बालक को पढ़ा देना, उसको बालक को पेपर में उसको बैठा देना कि इस बुक को पढ़ लो और पढ़ करके जा करके पेपर दे देना, इसी बुक से पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है, ये ज्ञानता नहीं है। वो कुछ सीख नहीं पाता है इससे। वो सीखता कब है? जब उसके ज्ञान, वो ज्ञान को कब सीखेगा? जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन होगा, उसके भावात्मक क्षमता होगा, आध्यात्मिक क्षमता का विकास होगा, तब वो कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान छात्र में भरना अज्ञानता है। वो ज्ञानता नहीं है, अज्ञानता है। आगे देखिए क्या है, इसे तो वह कभी भी पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त कर सकता है। सही भी बात है कि बालक जब भी चाहे पुस्तकीय ज्ञान अगर वो लेना चाहता है, कोई भी बुक अगर वो जान जाए कि इस बुक से हमें
पेपर फंसता है, हमको परीक्षा पास करना है, तो करेगा क्या, गया जाएगा मार्केट में, बुक लेकर के आएगा और लेके उसको पढ़ लेगा, पेपर पास कर लेगा। और मैक्सिमम यही होता ही है। तो क्या वो ज्ञान हमें लाइफ के लिए काम देगा? क्या हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन लाएगा? वो पुस्तकीय ज्ञान वाला जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कुछ परसेंट ला सकता है, शायद न भी। तो एनी पेशेंट के अनुसार जो कहना था शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि बालक अपने बौद्धिक क्षमता, भावात्मक, आध्यात्मिक विकास, ये सबका विकास उसका हो सके, और पुस्तकीय ज्ञान को वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे थे कि जो भी बालक जन्म से ही, जब बालक जन्म से ही अपने किस चीज का विकास करता है, तो जन्म से ही वह अपने साथ लेकर के आता है, संसार में आता है। किस चीज को? अपने समझ शक्तियों को वो साथ में लेकर के जब जन्म लेता है तभी उसको ज्ञान हो जाता है, तभी वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार, अपने पुराने संस्कार, जैसे लोग कहते हैं ना ये बालक संस्कारी है, तो संस्कारी का मतलब, कहने का मतलब ये है एनिमेशन के अनुसार कि बालक अपना संस्कार जन्म से ही लेकर के आया। ऐसा नहीं कि आकर के पृथ्वी पे वो सीखा है, सीखा भी है वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी वो उनका कहना है कि वो बालक अपना संस्कार लेकर के जन्म से ही आया है। आगे देखिए क्या है शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य। सबसे पहला क्या है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, कि किसी भी बालक के शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और ये किसके अनुसार है, तो एनी बेसेंट के अनुसार। तो देखिए क्या है कि शिक्षा संस्थाओं में बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। किसमें ध्यान देना चाहिए? शिक्षा संस्थाओं में। जो भी हमारा विद्यालय है, जो भी हमारा शिक्षा संस्थान है, उसमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, तो बालकों के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, कि उस बालक का शारीरिक विकास कैसे हो। आगे देखिए क्या है, जैसा कि अरस्तु महोदय बताए भी थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है, ये अरस्तु के अनुसार था। आगे देखिए क्या है कि उनका कहना था, किसका कहना था, अरस्तु का कहना था कि शैशवावस्था में उनके शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु के अनुसार उनका कहना था, अरस्तु का, कि शैशवावस्था में बालक का, शैशवावस्था में उनके शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। रूसो की तरह बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। रूसो क्या बोले थे कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो, वो बालक को अपने से खुद से सीखने दो, वो बालक जो भी अनुभव करेगा, जो भी अपने आप को सीखेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है, एक लालटेन जल रहा है, बालक क्या करता है, जाता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो जाता है उस मोमबत्ती को टच कर देता है, जल जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो अपने से सीख जाता है, सदैव पूरे लाइफ के लिए सीख जाता है कि अगर हम किसी भी जलती हुई चीज को अगर हम पकड़ेंगे, अगर हम उसको छुएंगे तो हम क्या होंगे, जल जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है कि उनके जो शैशवावस्था जो होती है उसमें ही शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और रूसो की तरह, और रूसो प्रकृतिवादी पे बल दिए थे कि प्रकृति के अनुसार कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, बालक को खुद से सीखना चाहिए। उसको ये नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं तुम ये करो, तुम एक में पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं, यही काम करो, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने से प्रकृति की गोद में, और वो अपने से सीख जाएगा। तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्या है कि मानसिक विकास का उद्देश्य, कि हमारा शारीरिक विकास के बाद दूसरा मानसिक विकास, कि मानसिक विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा जो है हमारी, उसमें मानसिक जो विकास है उस पर क्या होना चाहिए, इनका प्रभाव। तो आगे देखिए क्या है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क को परिष्कृत किया जा सकता है। हमारी जो शिक्षा है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क को परिष्कृत किया जा सकता है। परिष्कृत किया जा सकता है का मतलब क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का विकास हो सकता है। मस्तिष्क का विकास कैसे हो सकता है, तो हमारे पास अगर शिक्षा होगी, हम अगर जानकार होंगे, हम अगर व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास होगा, तो हम सोचने समझने की क्षमता होगी, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, हमारे भावात्मक क्षमता का विकास होगा, आध्यात्मिक क्षमता का विकास होगा। हम कुछ ना कुछ, जो कुछ भी जैसी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करेंगे, हम ढल जाएंगे, अपने आप को सोचने समझने की क्षमता रखेंगे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है, ठीक है हम अपने आप को ही समायोजन कर लेते हैं। अपने आप को ही, जैसे कोई अगर मान लेते हैं अगर हमसे अगर किसी से लड़ाई हो गई, अगर वो हमसे अगर मजबूत है तो हम अपने आप को ही समायोजन कर लेंगे, ठीक है भाई हमें ही माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं हमारे मानसिक, अगर हमारी शिक्षा सही रहेगी, अगर हम व्यवहार में हमारे परिवर्तन, अगर हमारी बौद्धिक क्षमता विकास होगा, ये सभी चीज़ों का, शारीरिक क्षमताओं का विकास अगर होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क का भी विकास होगा। आगे देखिए क्या है कि परिष्कृत किया जा सकता है छात्रों की स्मरण शक्ति। देखिए यहाँ लिखा भी है
कि हमारी अगर शिक्षा सही होगी, हम अगर ज्ञानी होंगे, अगर हम शिक्षा अगर अच्छी हमारी होगी तो हमें स्मरण करने की क्षमता, मतलब शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचारों की स्पष्टता आदि गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है, तर्क शक्ति का किया जा सकता है, और कल्पना शक्ति का, कि हम उसको सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है, या ये काम ऐसे हुआ है तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, निगेटिविटी इसकी क्या हो सकती है, किसी भी चीज़ की। हर जगह कहीं ना कहीं अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उसकी निगेटिविटी भी होती है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने से आपको हो सकता है लाभ भी हो जाए, कुछ बच्चे होते हैं उसको हो सकता है न भी समझ में आए, तो दोनों क्राइटेरिया हो सकता है कि 50 लोग को समझ में आ रहा, हो सकता है 2-3 लोग को न भी समझ में आ रहा हो, तो ये भी कंडीशन आ सकती है। तो वही कह रहे हैं कि कल्पना शक्ति, विचारों की स्पष्टता आदि गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा अगर हमारी होगी तभी हम इन सभी चीज़ों का विकास कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, और साथ ही क्या है, मानसिक संयम। मानसिक संयम से क्या मतलब है कि हम अपने आप को, अभी इससे पहले जो उदाहरण हम दिए थे कि अगर कोई पहलवान व्यक्ति आ गया तो हम अपने आप को संयम, अपने आप को ही हम झुक जाएंगे। तो हमारे मानसिक संयम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बनाए रखने के लिए रखने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, कि जैसी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुकूल हम अपने आप को क्या करें, बदल लें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए थोड़ा सा। शिक्षा का अर्थ यानी बेसेंट के अनुसार, उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य। अभी शिक्षा के उद्देश्य सिर्फ अभी कितने, एक शारीरिक विकास हुआ है, एक मानसिक विकास हुआ है, अभी 3-4 उद्देश्य अभी और हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें शिक्षा के उद्देश्य में जो तीसरा उद्देश्य है, इसका क्या है, यानी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, उसमें तीसरा क्या है कि धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य। कि शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य, कि एनी बेसेंट के अनुसार, धर्म के अनुसार जो है, मतलब जो धार्मिक शिक्षा हमारी है वो कैसा होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा में इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा से ही पार्श्विक प्रवृत्तियों का दमन होता है। क्या होता है? पार्श्विक प्रवृत्तियों का दमन होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। किसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है? ईश्वर के प्रति। जो पार्श्विक प्रवृत्तियां जो होती हैं वो उनका हानि होता है, उनका नाश होता है, उनका दमन होता है, और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और दृष्टिकोण विस्तृत होता है। हमारे देखने की, अगर हमारी शिक्षा अच्छी रहेगी तो हम किसी को अगर देख भी रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हम पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, उसमें हम सकारात्मक चीज़ें खोजने का प्रयास करेंगे, उसमें निगेटिविटी नहीं खोजेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि दृष्टिकोण विस्तृत होता है, और प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। जिसको भी देखेंगे उसको हम सम्मान करेंगे, उससे हम सम्मान लेंगे और उनको सम्मान देंगे। तो वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राणी के प्रति, जो भी प्राणी होगा, जो भी मनुष्य होगा, उनको हम सम्मान देंगे, के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। ये रहा शिक्षा के उद्देश्य। और उसके बाद देखिए शिक्षा के उद्देश्य, एनी बेसेंट ने अपने शब्दों में क्या कह रहे हैं कि शिक्षित वही है। क्या है? शिक्षित वही है जिसने धर्म का अवलोकन किया हो, अपने धर्म को माना हो, अवलोकन किया हो, और उनके रहस्य को समझकर अपने जीवन में धारण किया हो। अपने धर्म को समझा हो, उसका अवलोकन किया हो, और उसको समझ करके, और उसको समझ के अपने रहस्य को समझकर अपने जीवन में धारण किया हो। जैसे अपने धार्मिक रहस्य को हम समझ लिए, और समझ करके उसको जब हम अपने अंदर जब धारण जब करते हैं, अपने व्यवहार में जब उसमें जब परिवर्तन जब हम करते हैं, तो वही क्या कहा रहा है कि वही शिक्षा का उद्देश्य है, धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि धर्म से हमारे संकीर्ण विचारों का नाश होता है। जो हमारा धर्म है उससे संकीर्ण विचार जो होते हैं, जो बुरे जो विचार हमारे अंदर के हैं, वो सब का सब क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ये किसके कारण हो सकता है? अगर हमारी शिक्षा प्रभावपूर्ण होगा, शिक्षा अगर हम शिक्षित होंगे, हमें अगर ज्ञान होगा, तभी ये सब चीज़ें संभव है। आगे देखिए क्या है नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है एनी के अनुसार। तो नैतिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक के संवेगात्मक शक्तियों को, संवेगात्मक शक्तियों को, कि उनका संवेग, कभी कभी कुछ लोगों का संवेग बहुत तेज हो जाता है, कुछ लोगों का कम रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि संवेगात्मक शक्तियों का विकसित व नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वो अपने संवेग में कभी कभी कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा में, तो वही वो कहा जा रहा है कि उनके संवेगात्मक शक्तियों का विकसित व नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक
गुण, कर्तव्य परायणता एवं उत्तम दायित्व की भावना का उदय के प्रति प्रेम की भावना की उत्पत्ति होती है। किसकी किसकी उत्पत्ति हो रही है? तो कर्तव्य परायण। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम जो भी कार्य करेंगे हम कर्तव्य परायण हम कहलाएंगे। उनमें कर्तव्य परायण के प्रति उनका निष्ठा भाव होगा। और किसके प्रति होगा? उत्तरदायित्व। उनका जो उत्तरदायित्व होगा, वो जो भी क्रियाकलाप जो अपना करेंगे वो सही तरीके से करेंगे, सकारात्मक करेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि भावना का उदय के प्रति प्रेम भावना की उत्पत्ति होगी। उसमें एक प्रेम भावना उत्पन्न होगी। संवेगात्मक, जैसे कह रहे हैं ना कि कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं बहुत तेज, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करेंगे। अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने आप को क्रोध पे क्या करेंगे? नियंत्रण रखेंगे। वो सकारात्मक सोच रखेंगे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो सोचेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्पत्ति होगी। और उसके बाद जो एनिबेसेंट है, एनिबेसेंट के अनुसार आगे क्या कहा जा रहा है कि बालक को जितनी शारीरिक व मानसिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, एनिबेसेंट के अनुसार कहा जा रहा है कि एक बालक को जितनी शारीरिक और मानसिक शिक्षा की आवश्यकता होती है उतनी ही नैतिक शिक्षा की भी होती है। उतनी ही किसकी आवश्यकता होती है? नैतिक शिक्षा की भी। एनिबेसेंट के अनुसार कि बालक को जितनी भी शारीरिक मानसिक शिक्षा की जरूरत होती है, शिक्षा के द्वारा ही उसके मन मस्तिष्क का भी विकास होगा, उसके शारीरिकता का विकास होगा, वैसे ही नैतिकता का भी विकास होगा, उसके सोचने समझने की भी क्षमता का विकास होगा। वो अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करता है, इसका भी विकास होगा। आइए देखते हैं कि पांचवा क्या है इनका उद्देश्य। सेवा भावना के विकास का उद्देश्य कि हमारी जो शिक्षा है, एनिबेसेंट के अनुसार हमारी जो शिक्षा है उसमें सेवा भावना के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए। समाज में हम कैसा सेवा भाव करें, विद्यालय में अगर हम हैं तो हमें कैसा सेवा भावना हमारी होनी चाहिए। तो आइए देखिए क्या है कि बालक में सेवा भावना का विकास करना, कि जो बालक हो वो सेवा करे, उसमें ऐसी विकास हो, उसका भावनाएं अच्छी हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि हमें अगर सम्मान करना है टीचरों का और वो असम्मान करना शुरू कर दे। तो सेवा भाव होना चाहिए। किसी चीज़ के लिए अगर सर बोल दिए, टीचर बोल दिए, तो उनके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए, हम सक्रिय रहें, तुरंत हम करने के लिए उनको माने कि नहीं हमारे गुरु हैं। तो आगे देखिए क्या है कि भावना का विकास करना जिससे जीवन सुखमय बन सके। विद्यालय और विश्वविद्यालय, ये देखिए एनिबेसेंट के अनुसार, एनिबेसेंट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे जो विद्यालय हैं और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उसमें शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों में सेवा भाव का विकास हो, दीन दुखियों की सेवा के लिए स्वतः प्रेरित हो। जैसे दीन दुखियां होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, जैसे मान लीजिए सेवा भाव का मतलब कि कुछ बच्चों को टीचर पढ़ा करके जब जाते हैं तो कुछ बच्चों को तो बहुत तेजी से समझ में आ जाता है कुछ चीज़ें, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उनका जो शिक्षित जो बालक हैं, उसी कक्षा में जो सक्रिय जो बालक हैं, उनको चाहिए कि अपने जो मित्र हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं उनका विकास करें, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं, उसी टॉपिक को समझाने का प्रयास करें, उसमें सेवा भाव करें, उनका सेवा करें। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके झाड़ू पोछाई करिए, उस बच्चों को समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो भी बच्चा आपके ही क्लास का है, आपका ही है, तो आप उसको भी लेकर के चलिए अपने साथ। नहीं टीचर पता चले अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू करे, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अब वो फिर टीचर से पूछेगा, जब टीचर से पूछेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्रियता है, जो तेज बच्चे हैं उनकी भी क्या होगी, निष्क्रियता होगी। वो भी अपने आप को बोरियत महसूस करेंगे, यार कल ही अभी यही टॉपिक हमको समझ में आ गया, इसके कारण हमारा क्लास लेट हो रहा है। तो उसमें सेवा भाव की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जैसे दून दुखियों की सेवा के लिए स्वतः प्रेरित हो, जो गरीब बच्चे हो। देखिए एनिबेसेंट के अनुसार शिक्षण की विधि क्या हो, तो शिक्षण की विधि ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक को ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो आकर्षण एवं सरल हो। शिक्षक को चाहिए कि हम बच्चों को क्लास में इस तरह से पढ़ाएं, विश्वविद्यालय या कक्षाओं में इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि जो भी हम शिक्षा विधि का उसमें जो प्रयोग करें, जो भी हम पढ़ाते समय शिक्षा विधियाँ जो प्रयोग करें वो आकर्षण हो एवं सरल हो, कि बच्चे को कुछ भी हम समझाएं वो समझ में आ जानी चाहिए, और आकर्षित हो, कि बच्चा हमारे प्रति आकर्षित हो। आगे क्या है, जिससे बालक पढ़ने के लिए प्रेरित हो। अगर पता चले कि हम कठिन विधि का प्रयोग करने लगे, हम व्याख्यान विधि कर रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और उस बच्चे को चाहिए प्रैक्टिकली विधि, तो बच्चा समझ पाएगा क्या? बोल करके हम निकल जा रहे हैं बहुत तेजी से, बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, वो समझ भी नहीं पा रहा है क्या मतलब है।
तो इसीलिए उन बच्चों को ऐसे सरल विधियों का और आकर्षण कि बालक हमारे प्रति आकर्षित हो सके, उस शिक्षा के प्रति आकर्षण हो। आगे देखिए क्या है, एनी बेसेंट ने शिक्षा जो है वो स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था, बल दी थी, सॉरी, स्त्री शिक्षा पर भी बल दी थी एनी बेसेंट ने। स्त्री शिक्षा पे क्या बल दी थी, क्या कही थी, एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया और उनकी शिक्षा के लिए कई विश्वविद्यालय भी खोले। एनी बेसेंट ने महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए बहुत ही जोर दिया कि सभी हमारी महिलाएं, हमारे समाज की जितनी भी स्त्रियां हैं, सब लोग शिक्षित बने। उसके लिए कई सारे विश्वविद्यालय उन्होंने खोला। तो वही कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्रौढ़ों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया जाए। जितने भी हमारे प्रौढ़ हैं उनको शिक्षित करने के लिए हमको प्रेरित किया जाए, उनके लिए योजनाएं चलाई जाए और शिक्षकों को उनके पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि जितने भी शिक्षक हैं वो उनको पढ़ा सकें, अच्छे अच्छे शिक्षक हों, प्रौढ़ जितने हो गए हैं उनको समझाने सिखाने के लिए प्रेरित करें। आगे देखिए क्या है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। आइए देखिए, देखिए शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो एनी बेसेंट की शिक्षा योजना को आदर्श शिक्षा योजना कहा जाता है। जो एनी बेसेंट का जो शिक्षा योजना जो है उसको हम कौन सा योजना कहते हैं, तो आदर्श शिक्षा योजना कहते हैं। इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पे इसको आप याद भी कर लीजिए कि एनी बेसेंट की शिक्षा योजना को आदर्श योजना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो उसका जो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, एनी बेसेंट के अनुसार जो पाठ्यक्रम जो बनाया गया वो कहा गया कि जन्म से 5 वर्ष तक जो बालक होगा उसको जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक घर में ही शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको विद्यालय में आप भेज दीजिए, उसकी शिक्षा 5 वर्षों तक अपने घर में ही रख करके उसको आप पढ़ाइए। कहा भी जाता है कि माता पिता जो होते हैं वो सब बालक का मतलब सबसे प्रथम शिक्षक होते हैं, माता पिता को माना गया है। अगला देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा होती है 5 वर्ष के बाद की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उसके नाम से उसको जाना जाता है, 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस स्तर पर बालकों को गणित भाषा, 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों को गणित की भाषा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक अध्ययन एवं विभिन्न रोचक कार्यक्रमों द्वारा धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे गणित की शिक्षा, उसको अंकों का ज्ञान कराइए, जोड़ घटाना धीरे धीरे सिखाइए, गुणा भाग उसको कराइए, गणित का अध्ययन उसको कराइए मतलब गणित का, उसके बाद भाषा हिंदी जैसे उसको सिखाइए, बोलना धीरे धीरे, किसी शब्दों को पहचानना, कबूतर, इस तरह मिला मिला के शब्दों को पढ़ाना, ये सब चीज़ें, भाषा का ज्ञान उसको सिखाइए। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जो हमारे कुछ सामान्य विज्ञान की जो चीज़ें हैं आसपास पड़ोस के, जैसे उसकी चीज़ों को आप समझाइए। सामाजिक अध्ययन के तौर पे क्या है कि आसपास पड़ोस के लोग कैसे हैं, हमारे मतलब सामाजिक विज्ञान से जो भी पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन धीरे धीरे कराइए उसको। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एवं विभिन्न रोचक कार्यक्रमों द्वारा, जैसे वो बच्चा को अगर आप कार्यक्रम के द्वारा अगर आप सिखा रहे हैं, कोई नाटक के माध्यम से उसको समझा दीजिए, कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करा दीजिए, खेल के माध्यम से उसको समझा दीजिए, वो बालक बहुत ही रोचक मतलब अपनी रोचकता को बढ़ा करके उसको सीखेगा तुरंत। खेल खेल में जैसे गिनती सिखाना है, खेल खेल में आप उसको सिखा दीजिए, पढ़ना सिखाना है, खेल खेल में उसको सिखा दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो विभिन्न रोचक कार्यक्रमों के द्वारा धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जो 6 से 10 वर्ष के बच्चे हैं उनको कुछ धार्मिक शिक्षा भी उनको दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्या है, तीसरा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जो होती है हमारी 10 से 11 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो जो माध्यमिक शिक्षा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इस स्तर के बच्चे, इस स्तर पर जो बालक होता है उनके बहुमुखी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनका बहुमुखी शिक्षा हो जाए, उनके बहुमुखी जो उनका विकास हो, बहुमुखी विकास हो। तो वही कहा जा रहा है कि बहुमुखी व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसके लिए मनोवैज्ञानिक, इसके लिए किसका, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि वो कैसे तर्क कर सके। कुछ मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं उनका वो प्रयोग करें शिक्षक, ताकि बच्चों में और जिज्ञासाएं बढ़े, तर्क करने की क्षमताएं बढ़े, वो सोचे, तर्क करें। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। साहित्यिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा का मतलब क्या है कि जैसे उसको आप साहित्य पढ़ाइए, हिंदी में जैसे कुछ
किताब है, उसमें कहानियाँ समझाइए, कहानियाँ उसमें पढ़ाइए, साहित्य उसमें थोड़ा सा सोचेगा वो बच्चा, कहानियों के माध्यम से अपने आप को समझने सीखने का प्रयास करेगा, अपने कुछ गुणों को, अपने व्यवहार को परिवर्तन करेगा उस माध्यम से। तो वही कहा जा रहा है कि साहित्यिक शिक्षा, गणित, इसमें गणित का भी थोड़ा सा योगदान है कि थोड़ा सा उच्च लेवल का गणित उसमें सिखाया जाना चाहिए, कि शिक्षा अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाए, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, इसमें अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो 11 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में वो बच्चा है, तो उसको धीरे धीरे अब विकास, उसका बहुमुखी विकास होना चाहिए, वो सब कुछ का ज्ञानता धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वार्डे ने कई बार दे दें, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास, उसको ऐसा माध्यम से पढ़ाइए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए जिससे उसका विकास हो सके। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, शिक्षा पद की कहानियों के द्वारा नैतिक गुणों का विकास किया जाए। हम बताया भी आपको कि जो कुछ भी हो कहानियों के माध्यम से उसको समझाइए, कोई कहानी जैसे चैप्टर में है उसको आप समझाइए, वो उससे अपने व्यवहार के गुणों में, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन लाएगा, वो सोचेगा, समझेगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को समझें, अपने आप को मनोवृत्तियाँ उसकी बदलेगी, कभी कभी वो संवेगात्मक क्रोधित हो जाएगा, कभी कभी अपने आप को उसकी भावनाएं हो सकता है रोने लगे, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जो कहानी होती हैं, अपने आप को इमोशनल हो जाता है बच्चा, तो इस तरह से कहानियों के माध्यम से भी उसको विकास कराया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, तथा धार्मिक शिक्षा, क्योंकि उसको धार्मिक शिक्षा भी देना बहुत ही जरूरी होता है कि वो किस धर्म से है, धर्म जैसे कि अगर हर एक धर्म का बच्चा है उसको अपने अपने धर्म की शिक्षा भी उसको ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होती है। धार्मिक कहानियाँ, कि हमारे धर्म में क्या क्या कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से, जैसे पहले की शिक्षा क्या होती थी, व्याख्यान विधि से ही, जितने भी कहानियों के माध्यम से ही सिखाया जाता था बच्चों को, कहानी उसको सुना दिया जाता था, बच्चा कहानी सुन करके उसी के माध्यम से अपने आप को सीखने का प्रयास करता था। प्रार्थनाओं की, आप प्रार्थना करिए, उससे आप प्रार्थना से आप क्या सीखते हैं, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, आप कैसे गुणों का उपयोग करते हैं, सद्गुण लेते हैं कि दुर्गुण आपके अंदर प्रभावित होता है, तो प्रार्थनाओं का शिक्षा। तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र से भी दिया जाना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज जो थे, जो महापुरुष जो थे, उनके जीवन जो चरित्र उनका जो था उसके बारे में उनको उस पाठ्यक्रम में रखना भी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको बताना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो अपने अंदर ही वैसा विकास कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे भगत सिंह हैं, तो उनके बारे में बच्चा सोचता है कि हम भी भगत सिंह बनेंगे, हम भी सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, हम भी महात्मा गांधी बनेंगे। कोई राम पुरुषोत्तम जैसे राम हैं तो उनके बारे में वो जानेगा, हम भी तीर धनुष चलाएंगे, हम भी राम बनेंगे, मतलब बच्चों के अंदर ये भावनाएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी उनको बताना चाहिए, उस पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। आगे देखिए क्या है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये आ जाती है हमारी माध्यमिक शिक्षा के बाद। माध्यमिक शिक्षा 11 से 14 वर्ष तक होती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के बाद आ जाती है उच्च माध्यमिक शिक्षा, और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो होती है 11 से लेकर के 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए, 14 से लेकर के 17 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो एनी बेसेंट के अनुसार जो है इस स्तर पर बालक 9वीं 12वीं, कहने का मतलब यह है कि बच्चा 14 वर्ष की उम्र तक जाते जाते धीरे धीरे 9वीं कक्षा तक पहुंच जाता है, और 17 वर्ष तक जाते जाते वो 12वीं कक्षा तक धीरे धीरे वो पहुंच जाता है, लगभग उसी के समकक्ष वो रहता है। तो 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा में होता है, और इस स्तर के पाठ्यक्रम को उन्होंने कलात्मक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, तकनीकी और कृषि विषयों में विभाजित किया जाता है। आप देखे भी होंगे कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो सब्जेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे विभाजित कर दिए जाते हैं। उसमें 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए तमाम तरह के, उसमें कलात्मक, कि आप कला के माध्यम से आपका कलात्मक विकास हो सके, आप कला के माध्यम से शिक्षा सीखिए। तो उसमें कला मतलब जो होते हैं काफ़ी चित्र के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, कला कराया जाता है, उसकी परीक्षा भी होती है। वैज्ञानिक, तो आपको तर्क करने की वैज्ञानिक विधि से भी पढ़ाया जाता है, और वैज्ञानिक के बारे में भी कुछ बताया जाता है, जिससे आपका तर्क करने की चिंता मतलब क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये सब चीज़ों का विकास हो सके। व्यापारिक, कि आपको इसी कक्षा में आपको सिखाया भी जाता है, आपका पाठ्यक्रम भी रखा जाता है कि अगर आप व्यापार के माध्यम में जाते हैं तो आप व्यापारिक शिक्षा कैसे ले सकते हैं, आप कैसे अपने आप को उसमें प्रगतिशील हो सकते हैं। तकनीकी जैसे हुआ, आप तकनीकी शिक्षा कैसे लेंगे। कृषि विषयों में भी विभाजित किया जाता है कि अगर आपको कृषि करना हो गया, क्योंकि आपका यही जो शिक्षा होती है धीरे धीरे जो उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसी के बाद कुछ बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं भी करते हैं, वो छोड़ भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम, ये जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षा जो होता है, इसमें ऐसा पाठ्यक्रम लगाया जाना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि बच्चा धीरे धीरे कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा तो विस्तृत जानकारी न रखे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में वो रखे, ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे वो अपने रुचि का
विकास वो कर सके और अपने पाठ्यक्रम को अगले जैसे महाविद्यालय में जो शिक्षा जो होगी उसमें वो अपना विषय का चुनाव कर सके। उसको जो सब्जेक्ट जो क्षेत्र में उसका रुचि होगी उस क्षेत्र में वो अपना महाविद्यालय में एडमिशन लेगा उस सब्जेक्ट से। आगे क्या कहना है कि उनका कहना था कि एनी बेसेंट का कहना था कि हाई स्कूल से निकलने के पश्चात छात्र जीविकोपार्जन के लिए योग्य बन सकते हैं। मैं बताया भी कि कुछ बच्चे तो पढ़ाई कर पाते हैं आगे और कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद ही इंटर के बाद ही वो अपनी पढ़ाई वहीं की उसकी बंद हो जाती है, वो अपने जीविकोपार्जन में लग जाते हैं। जीविकोपार्जन से क्या मतलब है? जीविकोपार्जन से मतलब है कि वो अपना व्यवसाय कर सके, अपने आप को कहीं न कहीं खाने रोजी रोटी के माध्यम से, मतलब अगर मान लीजिए घर की परिस्थिति नहीं सही है, उनको खाने के लिए नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं अपना व्यवसाय ढूंढने लगते हैं। जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वो कहीं न कहीं अपना जीविकोपार्जन में लग जाते हैं, कोई न कोई व्यवसाय ढूंढने लगते हैं, किसी न किसी कार्य में वो लग जाते हैं। आगे देखिए क्या है कि महाविद्यालयी शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद आता है महाविद्यालयी शिक्षा। आप 9 से 12 तक की जब शिक्षा ले लेते हैं तो आप विद्यालय में आते हैं, महाविद्यालय में आप आते हैं शिक्षा लेने के लिए। महाविद्यालय शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो महाविद्यालय में विभिन्न विषयों का समावेश था। जो महाविद्यालय होता है इसमें तमाम तरह के विषय होते हैं और वो भी विषय आपको जो अभी तक आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते थे, आप सिर्फ आपका रुचि का विकास किया जाता था, लेकिन अब महाविद्यालय शिक्षा में आपको डीपली ज्ञान दिया जाएगा। आपको डीप में जाकर के आपको एक टॉपिक के बारे में एकदम संपूर्ण अध्ययन आपको करा दिया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि महाविद्यालय में विभिन्न विषयों का समावेश था। इनमें विज्ञान के विषय का ज्ञान, कला के विषयों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, आपका भाषा का भी ज्ञान होगा, इसमें कला के विषय का भी ज्ञान होगा। इसके बाद आपका विभिन्न विषयों का ज्ञान। इसके अतिरिक्त अलग अलग महाविद्यालयों का प्रावधान छात्र के द्वारा चुने गए विषयों के अनुसार था कि छात्र अपना चुनाव कैसे करेंगे। आप अगर यहाँ पे उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है इसमें अगर आपका जिस विषय में रुचि होगा उस विषय में आप क्या करेंगे? अपने आप को चुनाव करेंगे महाविद्यालयी शिक्षा में। आगे देखिए क्या है कि छात्रों द्वारा चुने गए विषयों के अनुसार था। ये किसके अनुसार था? महाविद्यालय में छात्र अपना जो विषय चुनेंगे, जिनमें उनकी रुचि होगी वो अनुसार अपना क्षेत्र चुनेंगे, वो सब्जेक्ट अपना विषय चुनेंगे। जैसे क्या है? चिकित्सा शास्त्र। कुछ बच्चे जैसे जो वहाँ बायोलॉजी वाले 12th में जो 12 में बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो अपना चिकित्सा शास्त्र में चले जाते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो तकनीकी में चले जाते हैं, तकनीकी शिक्षा में। कुछ जो होते हैं कानूनी लॉ की शिक्षा अपना ग्रहण करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, वहीं से संविधान के बारे में। कृषि शिक्षा, कुछ बच्चे जो होते हैं अपना कृषि के क्षेत्र में भी अपने आप को भूमिका निभाते हैं, अपना सब्जेक्ट लेकर के, उनको बहुत रुचिकर सब्जेक्ट होता है तो उसमें अपना पढ़ाई, अपना विषय लेकर के अपने आप को अध्ययन करने लगते हैं। और कुछ जो होते हैं यहीं से शिक्षक प्रशिक्षण आदि, मतलब अगर शिक्षक आपको बनना है उसके लिए भी यहीं से विषय का चुनाव बच्चा कर सकता है। तो हम लोगों ने आपको मतलब आज हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य एनी बेसेंट के अनुसार। एक बार इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसी के साथ देखिए आज हम लोग यूनिट फर्स्ट से मतलब फर्स्ट जो था उसको हम लोगों ने ख़त्म किए। आज हम लोगों का यूनिट सेकेंड जो था एनी बेसेंट लास्ट था आपके सिलेबस के अनुसार। अब आगे से हम लोग यूनिट थर्ड पे अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा, उस टॉपिक चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ऐसा मत किया करिए कि नहीं शुरू में देख करके 2-4 मिनट फिर आप छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा, या फिर बीच से फिर देख लीजिए लास्ट में छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए और चैनल पे जितने भी लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे जब भी वीडियो आए उस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, जिससे कि आप तो लाभान्वित हो ही, आपके साथ साथ आपका जो भी भाई हो, मित्र हो, वो भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ